हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। हम लोग अभी फिजिक्स कंप्लीट कर रहे हैं और फिजिक्स का मैकेनिक्स जो चैप्टर होता है यांत्रिकी वो चल रहा है और उसका आज ये लास्ट पार्ट है। टोटल 150 के आसपास क्वेश्चंस हैं। उन सभी को अगर आप कवर कर लेते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में किसी न किसी तरीके से पूछे गए हैं और मैं उन सभी को डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्क्राइब करते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ। आप अपने साथ कॉपी कलम लेकर के बैठें। आपका जो है सो ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न वगैरह नहीं रहेगी। अगर होता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। सारा इस चैप्टर से, मैकेनिक्स से, कहीं से भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अब आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और कल जो है अगला जो शुरू होगा वो आपका होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा जो है इसकी शुरुआत करेंगे। इसका लास्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे भी बना रखे हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप जो है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 36 है, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना करें। अब बात आती है किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकेंड में पूछ रहा है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? 1000 से गुना करना होगा। और घंटा को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 गुने 60 करना होगा। ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 मल्टीप्लाई 1000 बाई 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, नीचे वाले से ऊपर वाले का। 36 से 1 टाइम से कटेगा। अब ये बचा 1, यानी कि 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 10। और मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस की इकाई न्यूटन मीटर है? देखिए, बल जो है इसका इकाई न्यूटन होता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन होगा नहीं। और ऊर्जा जितने भी होते हैं उन सभी का इकाई जो होता है वह सामान्य तौर पे न्यूटन मीटर के अंतर्गत जाता है। लेकिन इसमें से चारों में से पूछा जा रहा है कि किसका इकाई न्यूटन मीटर है। सॉरी, पूछ रहा है कि न्यूटन मीटर नहीं है। ठीक है। ऊर्जा जितना भी होता है, ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक सेम ही होता है और आपका डायमेंशन भी सेम होता है। तो गतिज ऊर्जा है, ये भी इसका भी सेम ही होगा, यानी कि न्यूटन मीटर जो है वो गतिज ऊर्जा का, कार्य का और ऊर्जा का हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बचा? ए। बल जो है इसका होता है मात्रक न्यूटन, ना कि न्यूटन मीटर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि ऑप्शन ए है, दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है। बी नंबर, इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है। सी नंबर, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि वो दौड़ रहा है तो उसकी स्पीड बनी हुई है और जो छलांग लगाता है तो उसकी गति जो है सो उसको सामान्य तौर के सामान्य जो छलांग लगता है उससे ज़्यादा दूरी तक पहुँचा देती है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोणीय संवेग का जो है वह मात्रक क्या होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि कोणीय संवेग और रेखीय संवेग किसी का भी मात्रक अगर पता हो तो डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो कोणीय संवेग होता है उसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। और जो रेखीय संवेग होता है उसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है। आराम से सेकेंड से आपका सेकेंड कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा। और देखिए, कहा जाता है कि अगर आधार सेम हो, आधार सेम हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है। देख रहे हैं, मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, यानी कि इसको जब आप घटाइएगा या फिर इसको मीटर गुने मीटर लिख सकते हैं, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या? आपका मीटर बचेगा। ठीक है। यानी केजी खत्म हो गया, तो केजी के लिए डायमेंशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एम का, यानी कि एम 0 हो गया। उसके बाद मीटर 1 बचा ऊपर, वो भी गुना में, तो एल जो है उसका पावर +1 हो गया। +1 देने की जरूरत नहीं है।
और आपका t जो है सेकेंड से सेकेंड कट चुका है तो t भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आपका डायमेंशन हो जाएगा M0L ठीक है, M0L1T0 आपका हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस जो है वो सारे के सारे गलत दिए हुए हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है, ये जो है L का पावर जो माइनस है वो माइनस नहीं होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला, क्रिया एवं अभिक्रिया, इस दोनों के बारे में आपसे पूछ रहा है। दोनों भिन्न विषयों पर कार्य करती है, सबसे पहला है। दूसरा, समान परिमाण रखते हैं। तीसरा, विरुद्ध दशाएं रखते हैं। और चौथा, इनमें सभी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें सभी। यानी कि क्रिया और अभिक्रिया ये सभी प्रकार के विषय पे कार्य करते हैं। अगला, एक गेंद को क्षैतिज से कितने गुण पर फेंके कि वह अधिकतम दूरी तय कर सके। एक्चुअली यहाँ पे बोला जा रहा है कितने डिग्री पर, ठीक है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने डिग्री पर फेंके कि वो अधिकतम दूरी तय कर सके, ठीक है। तो आगे चूंकि पीछे हमने पढ़ा होगा आपका पैराबोलिक मोशन, ठीक है, उसमें इस चीज़ की चर्चा होती है। और सामान्य तौर पे दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि 45 डिग्री पे अगर फेंका जाता है किसी वस्तु को क्षैतिज तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। अगर 90 डिग्री पे फेंका जाता है तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई तय करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बस ये दोनों ध्यान में रखना है। लेकिन कैसे होता है ये भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा अधिकतम दूरी तय करेगा। तो अधिकतम दूरी यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग रेंज, फिजिक्स की भाषा में, पैराबोलिक मोशन की भाषा में उसको रेंज बोलते हैं। और रेंज बराबर होता है u² साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। जी ग्रेविटी है, यू जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है और साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन जो है उसका वैल्यू अधिकतम कितने डिग्री पे होता है, तो साइन का वैल्यू अधिकतम 90 डिग्री पे होता है। लेकिन यहाँ पे 2 थीटा दिए हुआ है, तो अगर थीटा हम 45 डिग्री कर देते हैं तो अपने आप साइन 90 हो जाएगा। 45 मल्टीप्लाई 2 साइन 90, यानी कि 45 डिग्री पे किसी भी वस्तु को फेंका जाता है तो उसका रेंज जो होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आपका। अगला है, एंगस्ट्रम क्या मापता है। सिंपल सी बात है कि एंगस्ट्रम जो है वास्तव में दूरी का मात्रक है, लेकिन एंगस्ट्रम से किस प्रकार की दूरी जो है वह मापी जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी दूरी को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। तो एंगस्ट्रम से हम लोग वास्तव में मापते क्या है, तो तरंग दैर्ध्य की दूरी मापते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिखाई दे रहा है ये सही हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य की दूरी को मापने के लिए एंगस्ट्रम का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षयकारी बल है। क्षयकारी बल का मतलब क्या होता है, क्षयकारी बल का मतलब होता है जो बल लगाने पे जिसका ह्रास हो, समाप्त हो। तो घर्षण जो है वो क्षयकारी बल है, क्योंकि घर्षण जितना ज़्यादा होगा फोर्स आपका उतना ही कम लगेगा, ठीक है। यानी कि बल का क्षय कर देता है, नाश कर देता है, समाप्त कर देता है, कम कर देता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है। अपकेंद्रीय बल जो होता है वो आपको आभासी बल होता है, ठीक है। यानी कि वास्तविक जब कोई भी चीज़ किसी सर्कल में घूम रही होती है तो उस दौरान दो बल लगते हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है वह वास्तविक बल होता है, जबकि अपकेंद्रीय बल जो होता है वह एक आभासी बल होता है, ठीक है। जैसे आप पॉलीथीन में किसी चीज़ को बांध करके घुमाइएगा, ठीक है, तो घुमाइएगा तो आप देखिएगा कि आप उस पॉलीथीन आपकी तरफ पॉलीथीन को खींच रहे हैं, आप अपनी तरफ, लेकिन जैसे ही छोड़िएगा तो बाहर की तरफ भाग जाएगा। यानी कि वास्तव में फोर्स किधर लग रहा है, आपके हाथ की तरफ, लेकिन भागा कहाँ, बाहर की तरफ। इसीलिए अपकेंद्रीय बल जो होता है उसको आभासी बल माना जाता है। अगला, क्रिकेट की गेंद को किस से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे। किस कोण से है, एक्चुअली कौन हो गया है, किस कोण से, यानी किस एंगल से मारा जाए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे। सिंपल सा बात है, पीछे हमने अभी पढ़ा था कि अधिकतम दूरी की बात जब भी होगी तो सीधा आंख बंद करके मान लीजिए 45 डिग्री। अगर क्षैतिज से 45 डिग्री पे मारा जाएगा तो अधिकतम दूरी तय करेगा। अगर सीधा वर्टिकल ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे फेंका जाएगा तो अधिकतम ऊंचाई तय करेगा, ठीक है। अगला, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। एक्चुअली द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है ये सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है, गति का अध्ययन कहलाता है। गति का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है,
काइनेमैटिक्स कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। काइनेमैटिक्स कहलाता है गति का अध्ययन। अगला, लक्स किसकी इकाई है? लक्स जो होती है उसके द्वारा वास्तव में क्या मापा जाता है? तो लक्स के द्वारा जो है वह प्रदीप्त मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? FPS, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। तो FPS पद्धति में द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। P जो होता है वो आपका क्या है, वो द्रव्यमान की इकाई होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, FPS में पाउंड के द्वारा जो है सो वेट मापा जाता है। अगला, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? सिंपल सी बात है कि न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन का तृतीय गति नियम। अगला, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, घड़ी क्या होगी? घड़ी जो है वह सुस्त हो जाएगी, क्योंकि उसका जो लंबाई है, उसके पेंडुलम की लंबाई जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पेंडुलम की लंबाई जैसे ही बढ़ेगा तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। अगला, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? सिंपल सी बात है कि मैंने बोला कि जब भी आप गोल गोलाई में घूमिएगा तो उस दौरान आप पर 2 प्रकार के बल कार्य कर रहे होते हैं। एक बल जो होता है वो होता है आपका अपकेंद्रीय बल, और दूसरा बल जो होता है वो आपका होता है अभिकेंद्रीय बल। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा बल लगेगा चौराहे पर मुड़ते समय, तो चौराहे पर मुड़ते समय जो है वह आपका अभिकेंद्रीय बल लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है, किसी बंदूक का प्रतिक्षेप एक उदाहरण है। किसी बंदूक का प्रतिक्षेप जो है वह किसका उदाहरण है? रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। रेखीय संवेग संरक्षण, क्योंकि जब भी बंदूक छोड़ा जाएगा तो उससे जो गोली निकलेगी वो सीधी निकलेगी, वो ऐसा नहीं कि जिंग जैंग करते हुए या मुड़ते हुए जाएगी, सीधा निकल के जाएगी। अगला, एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल के द्वारा एक नट पेच को खोल सकता है यदि यह 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्था का प्रयोग करता है। वह इस तरह की पेंच को 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलना चाहता है तो कितने लंबे लीवर का प्रयोग उसको करना होगा? देखिए, हकीकत है कि मैं अभी तक इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया है उन सभी क्वेश्चंस में से वास्तव में न्यूमेरिकल जो है यही एक क्वेश्चन है। बाकी सब जो है सो न्यूमेरिकल नहीं था। नॉर्मली अगर जो ठीक ठाक थोड़ा बहुत भी साइंस जानता होगा मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे दिए होंगे आप, लेकिन ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको ज़रा समझिए क्या कह रहा है ये। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। आपने कभी कल का नट खोला होगा तो आप रिंच का प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं उस नट को, कोई नट ऐसा होता है जो जाम हो गया होता है, उसको आप हाथ से नहीं खोल सकते तो उसमें रिंच लगाते हैं। रिंच लगाते हैं तो क्या होता है कि लेंथ जो होता है वो कपल लेंथ वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसी तरह से ट्रक के अगर नट को खोलना है तो फिर आप रिंच से भी नहीं खोल सकते हैं। आप कभी देखिएगा ट्रक के नट को खोलते हुए जो उसका खलासी होता है उसमें लगा करके एक लंबा सा रोड होता है जिसपे वह चढ़ करके उस पर हुमच रहा होता है। यानी कि जितना लेंथ बढ़ाएंगे, इसको कपल लेंथ कहा जाता है, कपल आर्म कहा जाता है। तो कपल आर्म जितना लंबा कीजिएगा उतना ही कम फोर्स आपको लगाना होगा और नट आसानी से घूमेगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लिवरपूल की लंबाई आप बताइए। जब वो मात्र 50 न्यूटन का बल लगा करके उसको खोलना चाहता है तो लिवरपूल की लंबाई उसको कितना रखना होगा। लेकिन उसके पहले एक और क्वेश्चन दे चुका है। अब होता क्या है कि कपल लेंथ जो होता है, कपल इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई कपल आर्म। ठीक है, कपल इज इक्वल टू, कपल को हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण या बल युग्म, बराबर बल गुने बल आर्म। ठीक है, या बल भुजा, बल युग्म भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहले वाले स्टैंजा में देखिए, एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल के द्वारा, यानी कि 150 न्यूटन का बल वो लगा रहा है तो 150 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कपल आर्म कितना है, 40 सेंटीमीटर का है। ठीक है, लेकिन बल जो होता है वो न्यूटन वो मीटर में लेके जाना होगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा 0.4। ठीक है, हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा, कपल जो आएगा वो कितना आ जाएगा 60 आएगा। ठीक है, यानी कपल जो है फोर्स जो है उस पर 60 लग रहा है। अब आते हैं सेकेंड वाले में, फोर्स 60 लग रहा है। ठीक है, और बल जो है
सॉरी कपल जो है यानी कि बल युग्म जो है वो 60 आपका आ गया, फोर्स जो है वो आपका 50 लग रहा है। अब पूछ रहा है कि लेंथ क्या होगा, ठीक है। अब कपल की जगह पे आप डाल दीजिए यहाँ पे क्या 60 इज इक्वल टू बल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 न्यूटन का वो बल लगाता है, 50 न्यूटन, और उसके बाद मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है हमको पता नहीं है, यानी कि इसको यहाँ पे L लिख दीजिए, ठीक है। और ये ऑलरेडी क्या है 60 जो है यह न्यूटन मीटर में होगा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछला 150 और वो क्या है सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया था, तो ये 60 न्यूटन मीटर है, यहाँ पे 50 जो है ये न्यूटन है, ठीक है। यानी कि एल को आपको फाइंड करना है तो एल बचाइएगा तो 50 इधर आ जाएगा, ये होगा आपका 60 न्यूटन मीटर और ये हो जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन से न्यूटन कट गया, बचा केवल मीटर। 1 0 से 1 0 काटिएगा, 5 से इसको काटिएगा तो 1 टाइम्स जाएगा, डेसिमल डालिएगा 1 0 आ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि 1.2 बचा क्या न्यूमेरिकल वैल्यू में 1.2 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका जो है टोटल क्वेश्चन मैकेनिक्स का कंप्लीट हो गया। आप इसको जो है सो रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद अगला जो वीडियो होगा वह आपका रिलेट करेगा किससे, वह आपका रिलेट करेगा वर्क पावर एंड एनर्जी से। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।